देखिए आज हम लोग जानेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। तो सबसे पहले जानेंगे कि साहित्य किसे कहते हैं। तो देखिए साहित्य क्या होता है कि किसी भी भाषा, ये साहित्य क्या है, किसी भी भाषा का वाचित और लिखित रूप को क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। मतलब चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, अगर वो लिखित हो और वाचित हो, मतलब हम उसे बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। ठीक। अब देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास में बहुत सारे विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया और बहुत सारे विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम भी दिया। तो इसके काल विभाजन में बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। इसका काल विभाजन में बहुत सारा झमेला था। तो इसको देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, इसे 4 कालखंडों में बांट दिया। 4 कालखंडों में एक है वीरगाथा काल और उसका दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। देखिए जब इन्होंने 4 कालखंडों में बांटा तब भी बहुत सारे विद्वानों ने आपस में क्या किया, विवाद करना शुरू कर दिया, मतभेद करना शुरू कर दिया कि क्या ये उचित है या नहीं है। लेकिन हिंदी साहित्य में इसको मान्यता प्राप्त दिया गया। अब देखिए वीरगाथा काल क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए उस समय का जो काल था संवत 1050 से 1375 के बीच का जो काल था वो क्या था, ये युद्ध का काल था। मतलब बहुत सारा युद्ध होता रहता था उस समय। राजाओं का वंश चलता था, राजवंश चलता था, राजतंत्र चलता था। उस समय एक दूसरे राज्य से आक्रमण होता था, युद्ध होता था। तो उस समय जो आश्रयदाता थे, जो राजा लोग थे, उनके दरबार में क्या होते थे, कवि लोग रहते थे और वो कवि रह के उनकी प्रशंसा करते थे, उनके बारे में लिखते थे। तो इसलिए उस काव्य में, मतलब उस समय में वीरों की गाथाएं बहुत ज्यादा लिखी गई है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, वीरगाथा काल कहा गया। लेकिन फिर भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को इससे संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए इसे आज भी वो क्या कहते हैं, आदिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिकाल। कौन कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे आज भी आदिकाल के नाम से जानते हैं। और देखिए आदिकाल में बहुत से प्रसिद्ध कवियों का जन्म हुआ, आगमन हुआ। उनमें से चंदवर दाई जी हैं जिनका प्रमुख रचना है पृथ्वीराज दासो। वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कवि के रूप में रहते थे। और उनसे भी सबसे विख्यात जो कवि हैं वो है विद्यापति। कौन है, विद्यापति। विद्यापति क्या थे, श्री कृष्ण के परम भक्त थे और शिव को अपना आराध्य मानते थे। आदिकाल के कवि होते हुए भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की जो रीति काल और भक्ति काल से संबंधित था। ठीक। अब उसके बाद है हमारा भक्ति काल। ठीक। अब देखिए भक्ति काल मतलब क्या, भक्ति मतलब जो भगवान को मानता हो या फिर एक ईश्वर को मानता हो, वो भक्ति काल के कवि हुए। अब देखिए भक्ति काल में क्या हुआ, इसे 2 भागों में बांट दिया गया भक्ति काल को। एगो निर्गुण और दूसरा होगा सगुण। तो निर्गुण में क्या होता है कि किसी एक मूर्ति की पूजा नहीं करना, बल्कि आत्मा को मानना, परमात्मा को मानना, वो निर्गुण भक्ति धारा हुआ। जिसमें के कवि कौन है, कबीरदास जी है। वो किसी एक मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। ठीक। और उसके बाद सगुन में क्या हुआ, तो सगुन को क्या किया गया, किसी मूर्ति की पूजा करना, किसी एक छवि की पूजा करना। तो उसको 2 भागों में बांटा गया, एक राम काव्य और दूसरा कृष्ण काव्य। तो जो राम का काव्य था तुलसीदास जी ने लिखा, वाल्मीकि जी ने लिखा। ये राम के परम शिष्य थे लोग और उनका काव्य रचना राम के प्रति बहुत ज्यादा था। रामचरितमानस, विनय पत्रिका सब किसने लिखा है, तुलसीदास ने। ठीक। और उसके बाद ये जो कृष्ण जी का है, तो कृष्ण जी के जो परम शिष्य थे वो कौन थे, या फिर जो बहुत ज्यादा मानते थे वो है सूरदास। कौन है, सूरदास और मीराबाई। ये लोग क्या थे, कृष्ण की भक्ति धारा में मतलब व्यक्त थे। अब देखिए ये क्या हुआ कि इसका जो काल चला 1375 से 1700 सनवत तक चला। देखिए हिंदी में हम लोग ईस्वी नहीं कहते हैं, इसको सनवत कहते हैं। ठीक। तो ईस्वी में इसका मान थोड़ा वैल्यू बढ़ जाता है, जो 1700 है ना ये 1800 हो जाता है जब ईस्वी में जाते हैं तब। अब देखिए उसके बाद है रीति काल। तो रीति का मतलब होता है श्रृंगार, श्रृंगार या प्रणाली। क्या होता है, श्रृंगार या प्रणाली। प्रणाली होता है, प्रणाली होता है, प्रणाली मतलब परिपाटी, मतलब एक झुंड
तो रीति काल के जो कवि हुए वो क्या किए, अपने काव्य में सबसे ज्यादा श्रृंगार रस का संयोजन किए थे। श्रृंगार रस बोले तो किसी की सुंदरता का वर्णन, राजा की सुंदरता का वर्णन, राधा की सुंदरता का वर्णन, कृष्ण की सुंदरता का वर्णन, उसके बाद प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, ये सब किस में किया गया, रीति काल में किया गया। तो रीति काल के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं बिहारी लाल जी। कौन है? बिहारी लाल। देखिए इनका जो काव्य था वो था एगो बिहारी सतासई। क्या नाम था? बिहारी सतासई। उन्होंने इस सतासई में 719 दोहे लिखे थे। कितने दोहे लिखे थे? 719 दोहे। और रीति काल के बहुत सारे कवि हैं, घनानंद जी हैं, फिर उसके बाद ये मोतीराम जी हैं, ये सब रीति काल के कवि थे। ठीक, भूषण है ये सब। अब उसके बाद है आधुनिक काल। देखिए आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1900 से अब तक को बताया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? गद्य काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य काल। इसमें आपका बहुत सारा चीज आता है, निबंध आ जाता है, रेखा चित्र आता है, किसी की जीवनी आती है, साक्षात्कार आता है, बहुत सारे चीज इसमें रचनाएं की गई हैं। तो अभी अधिकांशतः हम लोग क्या पढ़ते हैं? आधुनिक काल पढ़ते हैं। अब आधुनिक काल का अगर विस्तृत अध्ययन कीजिएगा तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक, और देखिए जो पूर्व छायावाद उत्तर काल था, मतलब इसमें ऐसे ऐसे कवियों को रखा गया जिन्होंने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जन्म दिया, तो उन लोगों को रखा गया इसमें छायावाद उत्तर काल में। और उसके बाद है छायावाद। तो छायावाद के 4 प्रमुख कवि हुए थे और वो चारों का नाम पूरे हिंदी साहित्य में आज परम स्थान पे लिया जाता है। उन चारों में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद नारायण और उसके बाद है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। ठीक, तो इन चारों का नाम आता है इसमें। और क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि छायावाद के कितने प्रवर्तक हैं? तो 4। कितने प्रवर्तक हैं? 4। अब देखिए उत्तर छायावाद। तो उत्तर छायावाद को 2 भागों में बांटा गया, एक प्रगतिवाद और एक प्रयोगवादीवाद। तो ये 2 भागों में बांटा गया और इसी सब से निकल कर आया आपका गद्य काल, पद काल, बाकी जितने भी इसका बहुत सारा नाम दिया जाता है। तो आधुनिक काल को अभी तक कौन सा हिंदी साहित्य का कौन सा काल चल रहा है? आधुनिक काल चल रहा है और अभी तक आधुनिक काल ही चलेगा। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट था, इसको याद कर लीजिएगा लोग, हिंदी साहित्य में बहुत काम देगा आप लोगों को।